We will be dealing with CAG and committee system. But before discussing the topic, I want to ask you a question related to Indian democracy. Indian democracy में मैंने लास्ट पेज में दिया है कि in 2014 election, बहुजन समाजवादी पार्टी they got more than 2 crore votes, but they failed to win a single seat. They got 228 crore votes and they failed to win a single seat. And in 2019 election, uh, in Lok Sabha, only 14% of MPs are women, and less than 5% Muslim candidates are MPs in Lok Sabha. और प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है इंडियन डेमोक्रेसी में, ये ऐसे में काम आ सकता है। इंडियन डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसमें आपको दूसरे वोटर से एक वोट ज्यादा मिलना चाहिए। तो 2014 में बहुजन समाजवादी पार्टी को दे गॉट more than 2 crore of the votes, and they were the third largest party in India. They got 2.28 crore votes. Or in 2014 election, the female there were only 78 female MPs in Lok Sabha, and that is 14% of total membership. And about the minorities participation, there were only 27 MPs, that is less than the 5% of the total strength of Lok Sabha. और प्रॉब्लम क्या है इंडियन डेमोक्रेसी में कि इंडिया में more than 90 crore voters है, more than 90 crore voters are enrolled in the election commission, and 20 crore did not participated because they work in outside in other states. 20 करोड़ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि वो मोस्टली जो है वो माइग्रेंट है और बाहर में वर्क करते हैं। और एक इशू क्या है कि वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है, छोटा छोटा ग्रुप होता है, जो ट्राइबल ग्रुप होता है, उन लोग कभी इलेक्शन जीत ही नहीं पाते हैं, उनका वोट इतना कम होता है। तो डेमोक्रेसी में ये सारा प्रॉब्लम है, और जो क्रिमिनल केसेस ये सब तो है ही, पर ये सब प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे में आता है एवरी ईयर कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इंडिया ए ट्रू डेमोक्रेसी। तो इस पे कुछ है आप लोग का ओपिनियन? इस पे मैंने कुछ पॉइंट बनाया है, कैसे करके हम लोग जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसका प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं। कोई नहीं, कोई तो बताए। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी 2014 इलेक्शन में दे फेल टू विन ए सिंगल सीट। और सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है हम्म कि जैसे अमेरिका में वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है, हम्म इक्वल रिप्रेजेंटेशन है हर स्टेट का। हम्म उस लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन वाइज है सब जगह हम्म रिप्रेजेंटेशन। तो उस वजह से जैसे नॉर्थ ईस्टर्न हम्म स्टेट्स हमारे मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब की वॉइस ही नहीं आ पाती है। कई सारे जो भी लॉज वगैरह बनते हैं, हम्म some many a times they are not in favor of the laws. South ओके, southern India की भी यस स्टेट यस, वगैरह। एंड दैट इज माय क्वेश्चन आल्सो, तो हाउ देयर रिप्रेजेंटेशन कैन बी इंक्रीज्ड? वो जो छोटा छोटा ग्रुप है जिनका वॉइस पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के ऊपर में एक तो आपका ऐसे आएगा, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये एग्जांपल है कि 2014 में मायावती का पार्टी का मोर देन 2 करोड़ वोट्स मिला था, पर दे फेल टू विन ए सिंगल सीट। तो ये इशू नहीं है, एक कम्युनिटी का इतना बड़ा चंक का वोटर वोटर है, और उनको एक सीट भी हम लोग पार्लियामेंट में नहीं दे पा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको? फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ इंडिया से बहुत कम है। मतलब आप नॉर्थ इंडिया का देखिए, जितना पुअर है उतना ज्यादा पॉपुलस है और उतना पॉलिटिकल ये में से है। और साउथ इंडिया जो है, जितना हर इन सोशल इंडिकेटर में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, सब में आगे है, पर उनका कोई पॉलिटिकल ये नहीं है। आप बीजेपी को ही देखिए, वो साउथ इंडिया में सीट ही नहीं जीत पा रहा है, पर वो क्लीन स्वीप करके गवर्नमेंट बना रहा है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ रहा है। तो ये तो इंडियन डेमोक्रेसी का एक प्रॉब्लम है ना, कि पूरा साउथ इंडिया को हम लोग
कुछ से ही नहीं दे पा रहा है। इसलिए आप मिनिस्ट्रीज में भी देखिएगा मोस्टली नॉर्थ इंडियन लोग ही होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये जो जितना भी इश्यूज है, जितना भी प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? किसी के पास है कुछ ओपिनियन? आप देखिए 2014 इलेक्शन में कांग्रेस और बीएसपी को दोनों मिला के 13 करोड़ वोट मिला था, और बीजेपी गॉट 17 करोड़ वोट, ओनली 4 करोड़ वोट्स मोर देन कांग्रेस एंड बीजेपी combined together, but they won more than 280 seats, and these two parties combined together they won less than 50 seats. तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना। डेमोक्रेसी का तो मतलब ये होता है कि मेजोरिटी का बेसिस पे ही हम लोग रूल करना है, पर यहाँ पे तो मेजोरिटी का कोई से ही नहीं आ रहा है, माइनॉरिटी ही डोमिनेट कर रहा है। एक लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, एक पार्टी, तो इसका कोई किसी के पास ये, क्योंकि इसको आपको लिखना है, ये ऐसे में एक तो आएगा ही इंडियन डेमोक्रेसी का। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ माइग्रेंट वर्कर होते हैं, तो वो लोग जो है ट्रेवल करता है एग्रीकल्चर के समय में, यहाँ पे रहता है अपने घर पे, और एग्रीकल्चर जैसे ही खत्म होता है वो लोग दिल्ली मुंबई दे ट्रेवल। तो वो लोग जो है बस वोट के लिए वहां से टिकट लेके नहीं आ सकते अपने घर पे। तो ऐसा करके 20 करोड़ वोटर था 2019 इलेक्शन में, those who wanted to vote in the election but they could not। तो उसका भी क्या सोल्यूशन है? तो देखिए प्रॉब्लम एरिया क्या है, एक तो है कि इतना सारा मेजोरिटी ऑफ द चंक को इतना वोट मिलने के बाद भी एक भी सीट्स नहीं मिल रहा है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी एकदम 14% है, डिस्पाइट दे आर हैविंग 50% ऑफ पॉपुलेशन। और माइनॉरिटी जो है, जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 13% है, पर वो लोग का रिप्रेजेंटेशन है लेस देन 5% है। ये एक इशू है। नॉर्थ ईस्टर्न का कुछ सही ही नहीं है ये में। और साउथ इंडियन अभी डिलिमिटेशन जब होगा 2026 के बाद, तो साउथ इंडियन का मोर देन 30 सीट्स डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में जो ये होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे साउथ इंडियन लोग हेल्थ इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सब में अच्छा काम किया, और वहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, तो वहाँ हम लोग सीट कम कर रहा है। तो इससे तो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन के बीच में जो डिवाइड है वो तो बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए क्या आपका सोल्यूशन है? ये भी क्वेश्चन आएगा इशूज में नेक्स्ट ईयर। सर वो सर तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? ये सर तो जैसे बात सही है। फाइनेंस क्या? कमीशन में हाँ हाँ, बताइए, आप सही बोल रहे हैं, बताइए। फाइनेंस कमीशन में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं फंड एलोकेशन हम्म के लिए, स्टेट वाइज हम्म हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला डिवाइस होना चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन तो खुद ही प्रॉब्लमेटिक है। वो यूपी बिहार दोनों को मिला के ही 40% के आसपास हाँ फाइनेंस सर, कमीशन का पैसा चला जाता है। तो वो तो खुद ही उसमें प्रॉब्लमेटिक है। उसमें भी लार्ज से सर पॉपुलेशन का है और पॉवर्टी का है, इसी वजह से हम्म। इनको ज्यादा शेयर मिल रहा है। नहीं, वो इशू नहीं कर, मैं तो पॉलिटिकल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ हाँ हाँ कि हाँ। ये जो है कि साउथ इंडिया का 180 के आसपास सीट है, और डिलिमिटेशन हो जाएगा तो वो 150 के नीचे आ जाएगा। तो उनका, वो लोग एक टाइप से वो लोग कंट्रीब्यूट इतना कर रहे हैं टैक्सेस में, हर चीज में, डेवलपमेंट में, और इंडिया का ग्रोथ स्टोरी को वो लोग ही पुल पुल आउट कर रहा है। और फिर भी उनका पॉलिटिक्स में कोई से नहीं है। नॉर्थ इंडिया लोग कंप्लीट डोमिनेट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तो है, और ये तो आएगा, ये तो लिखना ही है आप लोगों को। तो फिर कैसे इसका सॉल्यूशन कोई बताएगा, कैसे होगा? साउथ इंडियन लोग का इंडियन डेमोक्रेसी में से कैसे होगा? मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, आपको आंसर लिखने में इजी होगा। सर हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि उधर का इंक्रीज कर दें, उनका भी हम्म देख नॉर्दर्न इंडिया का ज्यादा है तो उस हिसाब से। बट हम्म ये कि हम नॉर्थ इंडिया को एजुकेट एट द ग्रास रूट लेवल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पीपल हम्म। पार्टिसिपेशन, वोट को लेके बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब चेंज करने के लिए ये सब बॉटम अप अप्रोच से ही हो सकता है सर ये चीज। पर इट विल टेक अराउंड मोर देन 10 years। यस आपका सर। तो क्वेश्चन यस वैलिड है, तो अभी तो इतना सारा दिक्कत होगा, और सेसेशनिस्ट टेंडेंसी टेंडेंसी आएगा अगर हम लोग साउथ इंडिया को उसका से नहीं सर देंगे। इमीडिएट तो एक्शन लेने के लिए फिर वो इंटेंशन होना जरूरी है लॉ मेकर्स का, कि साउथ इंडिया और सभी स्टेट्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डज। ये एक कर सकते हैं कि हम लोग राज्यसभा में इक्वल से एटलीस्ट एक, इक्वल। हाँ यस सर, यस, जो हाँ, आप बताइए कहना चाहते बताइए हैं। सर बताइए। जो आप
जो आप कहना चाह रहे हो कि एक हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट ये वाइज। राज्यसभा में ये हाँ, पॉसिबल है। हाँ, राज्यसभा में। लोकसभा में लोकसभा में तो पॉपुलेशन बेसिस होगा। तो एक कमिटी का Yes. रिकमेंडेशन मैंने पढ़ा था, जो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, कि जो हम लोग डिलिमिटेशन में पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है, वो साउथ इंडिया के लिए अलग क्राइटेरिया होना चाहिए और नॉर्थ इंडिया के लिए अलग क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में 50 लाख पे एक लोकसभा सीट होगा, तो साउथ इंडिया में 30 लाख पे एक लोकसभा सीट होगा। तभी हम लोग पॉपुलेशन का जो कंट्रोल मेजर है साउथ इंडिया का, उसको हम लोग एक टाइप से इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे आंसर में, कि फ्लेक्सिबल वे होना है लोकसभा सीट डिसाइड करने का। अगर नॉर्थ इंडिया का 50 लाख पर सीट है, तो साउथ इंडिया का 30 लाख पर सीट होना है। तो डिलिमिटेशन होगा तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट सीट जितना है उतना ही रहेगा। क्योंकि अभी जब नया सेंसस होगा, तो जितना भी इंटरनल सर्वे है वो ये कह रहा है कि केरला का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है 2011 से 21 तक। तमिलनाडु का पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट मोर सर्टेनली डिक्लाइन ही हुआ है। तो इसलिए वो लोग अपना पॉलिटिकल से और ये नहीं होगा। तो नॉर्थ और साउथ का डिवाइड को तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मतलब कितने लाख वोट पे एक सीट डिटरमाइंड होगा नॉर्थ इंडिया में, कितने लाख सीट पे एक सीट डिटरमाइंड होगा साउथ इंडिया में। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मायावती का पार्टी को 2.28 लाख करोड़ वोट्स मिला था, पर एक भी सीट नहीं मिला था। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ वोट को एक भी सीट हम लोग नहीं दे रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कोई से ही नहीं है पार्लियामेंट में। इसको कैसे सॉल्यूशन? देखिए, नॉर्थ साउथ का डिवाइड तो मैंने बोल दिया, पर इसका क्या होगा? ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये लिखना है एग्जाम में। ये सब मैंने न्यूज़पेपर से निकाल के रखा है आंसर लिखने के लिए, ताकि आपका आंसर अच्छा अच्छा लगे। इसका कोई बताएगा कि कैसे कर सकते हैं कि हम लोग इतना बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन लेफ्ट बिहाइंड ना हो जाए डिसीजन मेकिंग से? सर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, मैं सुनना चाह रहा था कि कोई बोले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पर लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ये प्रॉब्लम है, सिंस इंडिपेंडेंस नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट मोर देन 50% वोट्स इन लोकसभा। तो इसका मतलब तो कभी गवर्नमेंट बन ही नहीं पाएगा इंडिया में। तो सबसे मिक्स सर, हाईएस्ट जो, दोनों का मिक्स नहीं हो सकता? हाँ, आपको आंसर ऐसा लिखना है कि दोनों का मिक्स होना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का। ऐसा हम लोग डिवाइस क्रिएट करना है कि इतना चंक ऑफ पॉपुलेशन लेफ्ट बिहाइंड ना रह जाए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी सॉल्यूशन नहीं है, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तो फेल्ड हो ही रहा है इंडिया में। तो हम लोगों को कोई मिडिल पाथ, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक कोई एमपी था, उसका आर्टिकल मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने भी यही बोला कि हम लोगों को मिक्स्ड होना है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना है, ताकि इस टाइप का एक्सट्रीम सिचुएशन ना आए। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे तो कभी गवर्नमेंट ही फॉर्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद 1984 में कांग्रेस को 48% वोट मिला है, वही सबसे हाईएस्ट है। और हमारे यहाँ तो 35% वोट में तो गवर्नमेंट बन जाता है, मेजोरिटी हो जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से। ठीक है, तो एक ये है। और फीमेल रिप्रेजेंटेशन का तो सॉल्यूशन हो ही गया कि 1/3 रिजर्वेशन दे देना चाहिए। और माइनॉरिटी का प्रॉब्लम ये है, तो और एक सर प्रॉब्लम, सर और उस एक बिल में प्रॉब्लम। जो अभी वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल आया है, हम्म एक्ट, उसमें भी सर गवर्नमेंट ने लिख रखा है नॉट 1/3, नियरली 1/3। हम्म पर कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। 14% से कितना भी पहुंचे, अगर 28% पहुंचे, फिर भी तो इतना मेजर पॉपुलेशन का कुछ तो से हो पाएगा। नहीं तो इंडिया में तो आ ही नहीं पाएंगे। और उसमें भी आप जो ये लेडीज मेंबर है, उसमें भी आप देखेंगे तो कुछ पार्टी का ही मेंबर है। जैसे कि आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस का मोर देन 50% के आसपास वुमेन मेंबर है। तो कुछ पार्टी लोग तो देता ही नहीं है, कुछ पार्टी लोग तो ये करते हैं। पर ये एक अच्छा डिसीजन है, तो हम लोग गवर्नमेंट का डिसीजन को आंसर में सपोर्ट करेंगे। हम लोग गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे आंसर में, हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इतना, और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, इंडिया में जो हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वुमेन इक्वेलिटी है, आपको पता है नागालैंड नागालैंड असेंबली में उन लोगों का इतना 50 इयर्स का हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम वुमेन एमएलए लास्ट ईयर ही हुआ है। तो ना नागालैंड में है, ना नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ तो और मिसिंग है वुमेन एमपी। अरुणाचल असेंबली में भी एक दो है 60 में। तो
ऐसा नहीं, कहीं नहीं है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, और नॉर्थ ईस्ट में और भी कम है, एकदम ही नहीं है। नागालैंड फर्स्ट एमएलए लास्ट ईयर ही वो लोग इलेक्ट किया है। ठीक है, तो वुमेन वाला आपको एक डालना है। और एक इशू हम बताता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि 30 to 35% में वो इलेक्शन जीत जाता है, 30 to 35% वोट में इलेक्शन जीत जाता है। तो जब डिलिमिटेशन होता है, मान लीजिए कोई मान लीजिए माइनॉरिटी, मान लीजिए मुस्लिम पॉपुलेशन कहीं पे 40% या 45% है, तो डिलिमिटेशन करके उसको 25% एक सीट में कर देगा, 20% एक सीट में कर देगा। तो अगर डिलिमिटेशन उस हिसाब से हो तो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन और कम होता चला जाएगा। ये भी आप अगर आप पॉइंट लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा। So ठीक है, can you और वो please जो repeat the statement again? स्टेटमेंट ये है, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो मोस्ट लाइकली असम का केस में ऐसा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ, मैं तो असम में हूँ। तो 45% है, तो ये लोग डिलिमिटेशन जब करेंगे तो 25% एक 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल देंगे, और 20% एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल देंगे, ताकि वो डिसाइसिव ना हो पाए। तो ये भी एक इशू है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को। उस इलाका में 45% सीट था, पर फिर भी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों टू 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 हिस्सा में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये अगर आप पॉइंट लिखेंगे तो और आपका आंसर अच्छा दिखेगा। तो ये भी एक इशू है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का। तो इसीलिए हम लोग को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के मिडिल पाथ एक निकालना चाहिए। और एक, और क्या मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको ऐसे में लिखना है, आप डेमोक्रेसी पे ऐसे लिखिएगा तो ये सब आना है आपका। और डेमोक्रेसी से रिलेटेड ऐसे एवरी ईयर आता है। और वो जो 20 करोड़ वोटर लास्ट ईयर इसलिए नहीं दे पाए कि वो लोग अपने घर नहीं लौट पाए। तो हम लोग जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्टाफ को अलाउ करता है वोटिंग आउटसाइड स्टेशन से, उस टाइप का कोई प्रोविजन फुल प्रूफ आधार बायोमेट्रिक के साथ अलाउ करना है, ताकि बिहार का कोई लेबरर जो दिल्ली में वर्क कर रहा है वो वहीं से बिहार में वोट दे पाए। ठीक है, तो ये 20 करोड़ जो नहीं दे पा रहा है, ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम से, इसको भी सॉल्व करना है इंडियन डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, सीएजी। ठीक है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नेम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, पर कंट्रोल कुछ नहीं करता है। दे डोंट कंट्रोल एनी पब्लिक फाइनेंसेस ऑफ इंडिया। सिर्फ वो लोग ऑडिटर है, कंट्रोलर नहीं है। ये सीएजी नेम हम लोग यूके से लिया है, क्योंकि यूके में बजट जो पास होता है वो सीएजी, बजट पास होने से पहले सीएजी का साइन चाहिए, और कोई भी मनी निकालने के लिए भी सीएजी का साइन चाहिए। तो वो लोग पब्लिक पर्स का कंट्रोलर है। बट इन इंडिया दे आर ओनली ऑडिटर जनरल। लेकिन हम लोग सारा एडमिनिस्ट्रेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का चीज यूके से लिया है, तो हम लोग इसका नाम सीएजी रखा है। बट सीएजी नेम इज ए मिसनोमर। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि आर्टिकल 48 से लेके 51 तक सीएजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीएजी से डील करता है। पर 48 से 51 में सीएजी का कोई पावर लिखा हुआ नहीं है कि वो लोग क्या करेंगे, क्या ऑडिट करेंगे। उस बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक एक पास किया, सीएजी एक्ट 1971। उसमें पूरा पावर, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सीएजी का वेल डिफाइंड है। तो ये लिखना 1971 एक सीएजी एक 1971 सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो उसमें ही सारा पावर, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब डिसाइड वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो सीएजी क्या करता है? सीएजी जो है ऑडिट करता है, और सीएजी अकाउंट भी मेंटेन करता है। आप बताएंगे किसका अकाउंट मेंटेन करता है? दे डू द ऑडिट एंड, स्टेट्स का सर, और सेंट्रल का? सेंटर का सर सीजीए। सीजीए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में है। तो ये देखिए, ऑडिट और अकाउंट्स जो है दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज है। जो अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा वो ऑडिट नहीं करना है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट्स प्रिपेयर सीजीए करता है, और ऑडिट जो है वो सेंट्रल केक करता है। पर स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग क्योंकि स्टेट को कंट्रोल करते हैं और स्ट्रॉन्ग सेंटर है, इसलिए स्टेट के अकाउंट भी सीएजी मेंटेन करता है और ऑडिट भी सीएजी करता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टाइप का चीज है, पर ये होता है। बहुत सारा कमिटी ने रिकमेंड किया है
कि ऑडिट अलग इंस्टीट्यूशन करना चाहिए और अकाउंट्स अलग इंस्टीट्यूशन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग करते क्या है, ये लोग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट को ऑडिट करते हैं, ये लोग सेलेक्टिव पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को ऑडिट करते हैं, ये लोग स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट को ऑडिट करते हैं, ये लोग रेलवेज को ऑडिट करते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट को ऑडिट करते हैं, ये सब डिपार्टमेंट को ऑडिट, पर कंप्लीट ऑडिटिंग सीएजी के पास नहीं है। जैसे बैंक्स का ऑडिट सीएजी नहीं करता है, बैंक्स का ऑडिट सीएजी नहीं करता है, बहुत सारा पीएसयू जैसे आरबीआई का ऑडिट सीएजी नहीं करता है। तो सीएजी लिमिटेड ऑडिट करता है कॉरपोरेशन का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, पर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज का पूरा ऑडिट करता है। यही है, पर इसमें सीधा आपको सीएजी का रोल दिखाई देना है, रोल लिखना है कि द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द सीएजी इज डिफाइंड, वेल डिफाइंड इन सीएजी एक्ट 1971. They audit the ministries and department of government of India, ministries and department of state government, select public sector enterprise, and then PSUs like railways. Railways also they audit. ठीक है, ये लिखने के बाद आप, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म ये है कि एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक ये सीएजी जो है मोस्टली कंट्रोवर्शियल जो है वो विनोद राय के टाइम में हुआ था, क्योंकि वो लोग एक कॉन्सेप्ट निकाला था विनोद राय के टाइम में, जिसका नाम है ये प्रिजम्पटिव लॉसेस। प्रिजम्पटिव लॉसेस क्या होता है, जो इतना न्यूज में था, प्रिजम्पटिव लॉसेस, because of this presumptive losses CAG become controversial during UPA tenure, and most of the this scams are were presumptive losses only. Presumptive loss क्या होता है, कोई बताएगा? सर मैं भी रिपोर्ट सबमिट करने से पहले ही नहीं नहीं अपने, नहीं अच्छा नहीं नहीं, ये नहीं है। प्रिजम्पटिव लॉस ये होता है कि वो लॉस हुआ नहीं, जैसे कि मान लीजिए 2G स्पेक्ट्रम केस में ये हुआ था कि उन लोगों ने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया था, जो पहले आएगा उसको लाइसेंस पहले मिलेगा। पर इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि अगर गवर्नमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं करता तो, और वो लोग जो है ऑक्शन में जाता, तो ऑक्शन पे जाता तो वो लोग को इतना प्रॉफिट होता। तो प्रिजम्पटिव लॉसेस का मतलब लॉस एक्चुअली में हुआ नहीं, पर अगर वो दूसरा पॉलिसी डिसीजन लेता तो इतना और प्रॉफिट हो सकता था। तो ये प्रिजम्पटिव लॉसेस सब्जेक्टिव हो का, गया सर, ये तो हाँ, इट इज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव ना। सब्जेक्टिव हुआ था, इसीलिए ये इतना कंट्रोवर्शियल हुआ कि सीएजी अपने आप एक फिक्शनल डिसाइड कर रहा है कि इस टाइप का अगर हम लोग ऑप्शन करते तो इतना पैसा आता, अगर हम लोग फर्स्ट पास द सॉरी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम लोगों ने एलोकेट किया है तो इसलिए इतना कम पैसा आया है। तो प्रिजम्पटिव लॉसेस विनोद राय के समय में वो, उसके बाद से कभी सीएजी किया ही नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग हर हर पॉलिसी डिसीजन में कर सकता है। तो ये प्रिजम्पटिव लॉसेस बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था, और कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम, 2G स्कैम, ये सब में प्रिजम्पटिव लॉस दिया था सीएजी ने, जो कि इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय ऑपोजिशन पार्टीज। No, not opposition parties, it was criticized by the ruling parties. यूपीए लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये प्रिजम्पटिव लॉस क्या होता है, लॉस हुआ ही नहीं, आप अपने आप बोल रहे हैं कि ऑक्शन होता तो हमें 1.4 लाख करोड़ ज्यादा प्रॉफिट होता। तो ये एक प्रिजम्पटिव लॉस का इसका क्रिटिसिज्म है। और दूसरा ये है कि सीएजी को तो ऑडिटिंग पता है, पर एडमिनिस्ट्रेशन तो उनको पता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का तो ये होता है कि अभी डिसीजन लेना है, बाद में फ्यूचर में क्या होगा वो तो उनको पता नहीं होता है। और सीएजी जो है जब डिसीजन फेल हो गया तो उनके पास रेट्रोस्पेक्टिव वे में लुक बैक करने का ऑप्शन है, इसीलिए वो लोग बता पा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, वैसा होता तो लॉस होता। पर ये सीएजी को करना नहीं चाहिए था, पर उसके बाद सीएजी ने करेक्ट किया और दोबारा ये सब नहीं किया। और अंबेडकर ने कहा था इट इज ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं तो सीएजी में काम करता हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो वीकनेस ऑफ केक, देखिए कोई भी टॉपिक आप पढ़े उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानना है, जो इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है, फिर उसका वीकनेस जानना है, उसका सॉल्यूशन जानना है। इसका वीकनेस ये है कि केक का सीएजी का रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी इन नेचर,
It is not compulsory to implement the recommendation of the CAG. It is only advisory in nature. तो एग्जीक्यूटिव क्या कहता है, उनका रिपोर्ट को लेता है और डस्टबिन में डाल देता है, क्योंकि उनका कोई ये नहीं है, वो एडवाइजरी है। हम अगर वो कोई डिसीजन ना भी ले तो हम पनिश ना कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बस लेटर का कॉरेस्पॉन्डेंस चलता रहता है, कुछ नहीं। तो सीएजी का मेन वीकनेस है देयर रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी इन नेचर। इतना याद रखिएगा, उनका रिकमेंडेशन जो है वो एडवाइजरी इन नेचर है, वो मैंडेटरी नहीं। और सीएजी का एक और बहुत बड़ा इशू है कि वो लोग डेवलपमेंट स्कीम्स को ऑडिट नहीं करते हैं। 1971 एक्ट के अकॉर्डिंग टू द सीएजी एक्ट 1971, दे आर नॉट एम्पावर्ड टू ऑडिट द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स। और आप अभी देखेंगे एज पार्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स, द यूनियन गवर्नमेंट दे स्पेंड मोर देन 10 लाख करोड़ ऑन डेवलपमेंट स्कीम्स। 10 लाख करोड़ से ज्यादा वो लोग डेवलपमेंट स्कीम्स में स्पेंड कर रहा है, और सीएजी उसका ऑडिट नहीं करता है। एमजी नरेगा का भी ऑडिट नहीं करता है, उसमें मोर देन 40,000 करोड़ इन्वॉल्व है, और जितना भी स्कीम्स है उसका ऑडिट नहीं करता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट या यूनियन गवर्नमेंट उसको रिक्वेस्ट ना करे, वो लोग डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स का ऑडिट करने का मैंडेटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू सीएजी एक्ट 1971। तो ये याद रहे कि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स का परफॉर्मेंस ऑडिट वो लोग नहीं करता है। दूसरा, देयर रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी इन नेचर। और तीसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जितना भी प्रोजेक्ट है उसका भी परफॉर्मेंस ऑडिट वो लोग नहीं करते हैं। और आफ्टर लिबरलाइजेशन मोस्ट ऑफ द बिग प्रोजेक्ट्स आर डन पब्लिक ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। इतना सारा प्रोजेक्ट हो रहा है इंडिया में पीपीपी मोड पे, और सीएजी उसको ऑडिट नहीं करता है, तो ये भी एक उनका प्रॉब्लम है। और दूसरा ये प्रॉब्लम है कि सीएजी जो है किसी ऑफिशियल को अगर बुलाए, तो ऑफिशियल नहीं आए तब भी सीएजी कुछ नहीं कर सकता है। अगर सीएजी किसी को बुलाए और अगर वो नहीं आए, ऑफिशियल आते ही नहीं है, बहुत बहुत समय में वो लोग आते ही नहीं है, तो सीएजी कुछ नहीं कर सकता है। तो दे डोंट हैव एनी पावर टू पनिश द ऑफिशियल्स। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सीएजी जो है पैसा स्पेंड होने के बाद ऑडिट करता है, क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट करने का पावर नहीं है 1971 एक्ट में। तो 1971 एक्ट में ये है कि वंस द मनी इज स्पेंट देन दे विल ऑडिट। पैसा खत्म हो गया। अच्छा, सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए आया है क्योंकि सीएजी जो है वो ऑडिट नहीं करता है वेलफेयर स्कीम्स को, इसीलिए सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया है। और गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो वो लोग बोलेंगे इट इज पार्ट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो दे विल नॉट प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब वीकनेसेस है सीएजी का। तो मैंने रिफॉर्म दे दिया है, क्या क्या रिफॉर्म है, बस इतना ही आपको पढ़ना है सीएजी में, बाकी कुछ नहीं। और एवरी ईयर वन क्वेश्चन आएगा, आपको ये सारे पॉइंट जाके बस उतार देना है आंसर में। उनका रिफॉर्म, उनका जो करेक्टिव मेजर्स है ये है कि उनका रिकमेंडेशन जो सीएजी है उसको एडवाइजरी नेचर से मैंडेटरी बना देना है, और एटलीस्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट उसका ऊपर में गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो एक्शन टेकन रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल करना है कि सीएजी का रिकमेंडेशन के बाद हम लोगों ने ये एक्शन लिया इस पीरियड ऑफ टाइम में। तो their recommendation should be made mandatory, and if it is not possible to make it mandatory, then action taken report should be tabled on the floor of the parliament कि उनके रिकमेंडेशन पे हम लोगों ने इतना एक्शन लिया है वो बताना है। तो पहला रिफॉर्म ये है कि the recommendation should be made mandatory on the part of executive, ठीक है। और दूसरा ये है कि सीएजी एक्ट 1971 को अमेंड करना है, और डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स का ऑडिट का मैंडेट पावर देना है उनको, ये सीएजी को, क्योंकि मोर देन 10 लाख, इनफैक्ट 15 लाख करोड़ के आसपास वेलफेयर स्कीम्स में ये हो रहा है एज पार्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। सो सीएजी शुड ऑडिट द वेलफेयर स्कीम्स ऑल्सो, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स को भी करना है, और चेंज करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसका ऑडिट भी सीएजी को करना चाहिए। और ये है कि कॉन्करेंट ऑडिट लाना चाहिए। कॉन्करेंट ऑडिट का मतलब होता है जैसे ही पैसा खर्चा होता है उसी समय ऑडिट करना है। वंस द मनी इज स्पेंट देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। तो इसीलिए जो जब जब स्पेंड हो, जब पैसा खर्च हो तभी ऑडिट करना है, उसको कंकरेंट ऑडिट बोलता है। तो सीएजी शुड आल्सो कंडक्ट कंकरेंट ऑडिट।
और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन, किसी ने कुछ सर कहा? सर अपॉइंटमेंट में भी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, तो हाँ अपॉइंटमेंट के लिए भी वो क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई हाँ मैकेनिज्म की जरूरत है। हाँ हाँ, वो मैंने नोट्स में दे दिया आपको। अपॉइंटमेंट जो है वो 3 मेंबर कमिटी करना चाहिए, जिसमें पीएम हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो। तो अपॉइंटमेंट तो एक इशू है ही। और दूसरा अपॉइंटमेंट का ये इशू है कि एक बार सीएजी बनने के बाद फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए उसका। अब विनोद राय जब यूपीए के समय में सीएजी थे, उसके बाद जैसे ही उनका रिटायरमेंट हुआ, वो बीसीसीआई का भी प्रेसिडेंट बना, वो इंडियन बैंक एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट बना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पोस्ट रिटायरमेंट फेवर के ये से वो जो उनका ये वर्क ये होगा। सर ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है वरना। हाँ, तो अपॉइंटमेंट में तो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ना अपॉइंटमेंट में आप यही लिखेंगे कि इट शुड बी डन बाय ए 3 मेंबर कमिटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ दिस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर। ये सब में लिखेंगे आप, जहां भी आपको कुछ समझ में नहीं आया ये लिख देंगे। क्योंकि ओके। यूनिलेटरल डिसीजन, यूनिलेटरल, और भी आप कह सकता है कि स्टेट शुड ऑल्सो भी कंसल्टेड। ये लोग स्टेट का अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहा है, उनका ऑडिट भी कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट नहीं करता है, और यूनिनिमसली ये लोग खुद से ही ये लोग अपॉइंट करता है सीएजी को। तो स्टेट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो भी कंसल्टेड, एक ये भी है। और जो जितना भी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल कमिटीज है, जैसे कि एस्टिमेट्स कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये पब्लिक अकाउंट कमिटी, इन तीनों कमिटी में सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमिटी को ही सीएजी हेल्प करता है। सीएजी जो है एटलीस्ट टेक्निकल एक्सपर्टाइज होता है उनके पास। तो वो एक रिफॉर्म ये भी है कि वो तीनों फाइनेंशियल कमिटी को सीएजी टेक्निकल सपोर्ट देना चाहिए, एस्टिमेट कमिटी और कमिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सीएजी का क्वेश्चन हो, अगर ये ना भी पूछा हो फिर भी आपको रिफॉर्म लिखना है ये सब। और ये है कि केक शुड बी गिवन पावर टू पनिश ऑफिशियल। अच्छा, केक शुड बी गिवन पावर टू पनिश ऑफिशियल्स, इसको आप एग्री करता है? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? इट इज देयर इन द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड ईयर। केक शुड बी गिवन पावर टू पनिश ऑफिशियल्स, होना चाहिए क्या? यस सर। पर अगर हम लोग पनिश का पावर देगा तो ये लोग तो एक्स्ट्रा ऑथोरिटी हो जाएगा, ये लोग तो किसी को काम करने ही नहीं देगा। सर रिकमेंडेशन अगर मैंडेटरी हो जाएगा तो हम्म। रिपोर्ट जो सबमिट करी जा रही है तो द पर्सन कुड बी पनिश्ड देन, जो ओके। भी कंपनी वगैरह है तब। पर मुझे मुझे ऐसा द लगता है हाईएस्ट कि अथॉरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशन है कि केक शुड बी गिवन पावर टू पनिश ऑफिशियल्स, ये मुझे सही नहीं लगता है। अदरवाइज ये लोग एकदम, सीबीआई विजिलेंस ऑलरेडी है ना हमारे यस पास, सर, यस सर। हमारे पास विजिलेंस भी, हमारे पास सीबीआई है। तो हम लोग एक और अथॉरिटी को क्यों पावर देना है? वो अननेसेसरीली ये लोग एकदम रकस क्रिएट कर देगा। तो ये मैं एग्री नहीं करता हूँ कि केक शुड नॉट बी गिवन पावर टू पनिश ऑफिशियल्स। लेकिन एक्शन सर टेकन रिपोर्ट। जो रिकमेंडेशन है वो इस वजह से दी गई है ना शायद, क्योंकि वो ऑडिट वाली इंस्टीट्यूशन है, तो हम्म ज्यादातर ऑडिट्स में घपला ही होता है। तो इस वजह से हम्म अगर पनिशेबल यही लोग नहीं कर पाएंगे ऑन देयर ओन, अपने हाथ में लेके नहीं करेंगे, तो फिर ये फिर आपका डाइल्यूट हो आपका जाएगा। पूरा पॉइंट मैं एग्री करता हूँ। लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में जब हम लोग जाते हैं, फ्रॉड ये सब डिटेक्ट होता है, तो सारे लोग, हमारे ग्रुप के लोग पैसा ले लेते हैं। तो अगर पावर होगा, अब पैसा लेके वो लोग ये कर लेते हैं, तो पावर होगा तो सीएजी का ऑफिशियल कितने करप्ट हो जाएंगे। जब यस। पावर नहीं है तब इतना करप्ट है, पावर होगा तो कितने करप्ट होंगे। यस, माल एडमिनिस्ट्रेशन का तो प्रॉब्लम है ही। होगा तो करप्ट। इसलिए इसीलिए मैं तो एक्चुअली इसमें काम कर रहा हूँ ना, इसीलिए मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होने के बाद भी ऑफिशियल लोग कितना पैसा कमाते हैं, पर मैं तो कह नहीं सकता ऑनलाइन। ओके सर। अगर अगर ये अगर ये पनिशिंग पावर दे दिया जाए, फिर तो मतलब मैं थोड़ी यूपीएससी ज्वाइन करूंगा, मैं तो इसी में रह जाऊंगा ना। ठीक है। यस सर। और तो ये वाला, इसीलिए मैं इस पे एग्री नहीं करता, पर ये सब सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशन है। आप पॉइंट लिख के चला जाना है, मार्क अच्छा मिलेगा।
आप देखिए, मैं कोई भी टॉपिक पे आप लोग सबको मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ वो लिखता हूँ उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा, उसका वीकनेस क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अननेसेसरीली उसका हिस्ट्री में जाने का क्या जरूरत है, कहाँ से आया, क्यों आया, हमको कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ उसका वीकनेस पता होना है, उसका सॉल्यूशन पता होना है, उसका वीकनेस पता होना है, उसका सॉल्यूशन पता होना है। मेरे सारे आंसर ऐसे ही रहते हैं, वीकनेस सॉल्यूशन, वीकनेस सॉल्यूशन। इसलिए नंबर अच्छा मिलता है। उसमें ये नहीं रहता है कि एक्चुअली में पूरा डिमांड, ऐसे मैं कहता हूँ कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट होना चाहिए। पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अगर 2 ही लाइन का हो तो फिर आप क्या करेंगे? अगर कोई टॉपिक पूछा, उसका डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर इन 2 लाइन्स, तो उसमें भी आपको यही लिखना है। और वही अपॉइंटमेंट तो पता है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं होना चाहिए। इवन जो नॉट फुल्ली गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे कि बीसीसीआई, उसका भी प्रेसिडेंट ये सब कभी बनना नहीं चाहिए, अदरवाइज फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा हो। एंड केक शुड नॉट क्वेश्चन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। केक जो है कभी कभी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट को ही क्वेश्चन करता है, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इतना ही केक में है, 3 पेज। उसके बाद मैं कमिटी सिस्टम बताता हूँ। जैसे कमिटी सिस्टम जो है वो एसेंशियल पार्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, और इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेक द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू देयर परफॉर्मेंस टू लेजिस्लेचर। तो इसलिए कमिटी सिस्टम एक इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है हमेशा। तो कमिटी सिस्टम में 3 कमिटी सबसे इम्पोर्टेंट है: पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी, और कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये सब तो कौन सा क्या क्या मेंबर होता है, ये सब तो आपको पता होगा, कोई बात नहीं, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसका वीकनेस क्या क्या है कमिटी सिस्टम का? कमिटी सिस्टम का पहला वीकनेस है, देयर मीटिंग्स आर हेल्ड इन कैमरा। मतलब वो लोग सीक्रेसी में मीटिंग करते हैं, और यूके में जो है मीटिंग ऑनलाइन लाइव टीवी पे आता है। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि इतना सीक्रेसी नहीं होना चाहिए उनका मीटिंग पे। उनका मीटिंग लाइव होना चाहिए, नॉट इन कैमरा। इट शुड नॉट बी हेल्ड इन कैमरा, इट शुड बी टेलीकास्टेड लाइव ऑन टेलीविजन, ठीक है, ताकि पता चले कि कर क्या रहे हैं। एक पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ऑल दिस कमिटीज का रिकमेंडेशन भी एडवाइजरी इन नेचर होता है। ये लोग बस अपना रिकमेंडेशन दे देता है, और पार्लियामेंट जो है उस पर कोई डिसीजन ही नहीं लेता है। एग्जीक्यूटिव भी जो है वो कोई डिसीजन ही नहीं लेता है। तो कमिटी का रिकमेंडेशन भी एडवाइजरी होता है, ये भी एक इशू है। और एक और मेजर प्रॉब्लम ये है, द टर्म ऑफ ऑल दिस कमिटीज आर 1 ईयर ओनली। द टर्म ऑफ ऑल दिस कमिटीज आर 1 ईयर ओनली। और ये जो जितना भी फाइनेंशियल चीज है, वो सब टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए उसमें। लेकिन ये कमिटीज के मेंबर सब प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होता है, उनको तो सिर्फ लोगों को किल करना आता है, रेप डकैती ये सब आता है। तो उनको समझने में मोर देन 1 ईयर लग जाता है। तो उनका जो टेन्यूर है 1 ईयर का, वो सफिशियंट नहीं है टू अंडरस्टैंड द निटिग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो टेन्योर का एक इश्यू है कि 1 ईयर नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे ही उनको समझ में आता है कि इसमें काम क्या है, वो लोग हट जाते हैं और दूसरे लोग आते हैं कमिटी में। तो 1 ईयर का टेन्योर भी एक इशू है। और दूसरा, इन तीनों कमिटी जो है, और भी जो स्टैंडिंग कमिटी है, डिपार्टमेंटल कमिटी है, ये सब में सर्विसेज ऑफ केग इज ओनली अवेलेबल फॉर पब्लिक अकाउंट कमिटी, जैसे आप लोगों को पहले से पता है। तो इसका सॉल्यूशन यही होगा कि सर्विसेज ऑफ केक जो है वो सारे कमिटी को अवेलेबल होना है, ताकि टेक्निकल एक्सपर्टाइज उनको दिया जाए काम करने में। और एक प्रॉब्लम ये है, पब्लिक अकाउंट कमिटी में जैसे आपको पता होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, सबको पता होगा। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि 22 मेंबर्स को 55 मिनिस्ट्रीज का ये फाइनेंशियल ये देखना है, चेक देखना है। तो 55 मिनिस्ट्रीज का हो नहीं पाता है, एक साल में वो लोग 8 to 10 मिनिस्ट्रीज का ही देखते हैं। मैंने दे दिया है आपको। दे डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ ओनली 8 to 10 मिनिस्ट्रीज इन ईयर, और उसके बाद उनका टर्म ओवर हो जाता है। और टोटल मिनिस्ट्रीज आर 55, तो उसको उनको करने के लिए एटलीस्ट 5 years चाहिए। सारे जितना भी मिनिस्ट्रीज है उनका फंक्शनिंग देखने के लिए। तो ये भी एक इशू है कि उनका जो मेंबरशिप है 22, उसको बढ़ाना चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ दिस कमिटीज आर आर्बिट्री इन नेचर, कोई साइंटिफिक अपॉइंटमेंट नहीं होता है।
कोई सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नॉमिनी को स्पीकर देते हैं और स्पीकर उस बेसिस पे अपॉइंट कर देता है। तो कमिटी में अपॉइंटमेंट जो है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो कोई साइंस का एक्सपर्ट का होना चाहिए, कोई इकोनॉमिक का कमिटी है तो कोई बैंकर और कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट का होना चाहिए। तो द अपॉइंटमेंट शुड बी साइंटिफिक इन नेचर, क्वालिफिकेशन के बेस पे उस पे होना चाहिए। और फिर से कमिटी का यही प्रॉब्लम है कि कमिटी भी ऑफिशियल्स को बुलाता है, पर वो लोग जब नहीं आते हैं तो इनको पनिश करने का कोई पावर नहीं। अगर पब्लिक अकाउंट कमिटी किसी मिनिस्टर को या फिर किसी को बुलाया, ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज को, अगर वो लोग नहीं आए तो इनको पनिश करने का कोई पावर नहीं है। और फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इनको भी बताया जाता है कि आपके पास हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और कभी कभी होता है कि एमपी विद वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है उसको कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। जैसे कि जब विजय माल्या को सिविल एविएशन का कमिटी में उसको मेंबर बना दिया गया था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए। और रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटीज आर एडवाइजरी इन नेचर, दे आर मोस्टली इग्नोर्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में उसका ऊपर डिस्कशन कोई होता ही नहीं है, ये भी एक इशू है। तो ये सब इशू है। तो इसमें रिफॉर्म्स क्या क्या है। रिफॉर्म्स तो आपको पता ही हो गया होगा कि द टर्म ऑफ ऑल दिस कमिटी शुड बी मेड फॉर 3 years। ये सेकेंड ईआरसी का रिफॉर्म्स है कि कमिटी का टर्म जो है वो 3 years का होना चाहिए, ना कि 1 साल का। 3 साल का होना चाहिए टर्म। तो ये आप पहला रिकमेंडेशन होना चाहिए, द टर्म ऑफ ऑल दिस कमिटीज शुड बी 3 years। और दूसरा वही, द रिकमेंडेशन शुड बी मेड मैंडेटरी, एक्शन टेकन रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड और टेबल ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। ये एक होना चाहिए कि उनका रिकमेंडेशन मैंडेटरी हो जाना चाहिए। और members should be appointed on the basis of their experience and knowledge। एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे मेंबर्स को अपॉइंट होना चाहिए। और पहले ही बता दिया था कि उनका जो देयर मीटिंग्स कैमरा में नहीं होना चाहिए, सीक्रेटली नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टेलीकास्टेड लाइव ऑन टेलीविजन, एकदम लाइव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन है। और सब सेम ही है वो, conflict of interest should be avoided। और साइज ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी शुड बी इंक्रीज टू 40 के आसपास कर देना चाहिए। ये भी सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशन है। सेकेंड एआरसी में नंबर नहीं दिया है, उन्होंने बोला द साइज ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी शुड बी इंक्रीज। तो 22 है तो 40 के आसपास हो जाना चाहिए। और दिस कमिटी शुड बी गिवन पावर टू ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर ये नंबर इंक्रीज करने का आप कह रहे हो एज पर हम्म एआरसी सेकंड, हम्म लेकिन सर अभी भी 30, आई थिंक 22 मेंबर हैं, सब लोग तो हम्म। ज्वाइन नहीं करते सब लोग ज्वाइन नहीं करते मतलब? मीटिंग्स को। हाँ, वो भी कंपलसरी नहीं है आना भी। वो चाय हम्म। वे पी के खत्म हो जाते हैं, 10-12 लोग ही आते हैं। पर रिकमेंडेशन है, लिखना है, नंबर लेना है, सिलेक्शन लेना है, हो गया। ये हम्म। कुछ नहीं होगा उनके जितना भी लिए भी सर ये मैंडेटरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लाइक कितनी परसेंट अटेंडेंस मैंडेटरी काइंड ऑफ। हाँ, उनका भी कोरम वोरम कुछ तो होना चाहिए, ये भी एक आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। गुड, ये भी अच्छा बोला आपने। उनका भी कुछ परसेंटेज अटेंडेंस होना चाहिए कि जब जब है तो कौन कौन प्रेजेंट है। वो लोग तो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में बिजी रहता है ना, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में। क्योंकि ये तो सर ये वो। मैंने नोटिस किया, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में गया हुआ था मैं, मेरे हम्म डिपार्टमेंट की और मतलब उसमें साथ में, तो तब हम्म देखा 31 मेंबर होते हैं लेकिन वहां पे सिर्फ 5 और 6 एमपी ही बैठे थे। हम्म। वो लोग भी ऐसे ही बस इधर उधर का बात करेंगे, खत्म हो जाएगा। हाँ वही यूजुअल जो हर साल तो क्वेश्चन पूछते हैं वही। उसमें डिसीजन भी हो ही नहीं पाएगा। और कमिटीज का ऐसा है कि यूनानिमस होना चाहिए डिसीजन। तो हम्म। यूनानिमस क्या, उसमें भी वो अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी के लाइन में वो लोग झगड़ा करते हैं। तो मैंने उस दिन बताया था ना, एज सुन एज एनी पार्टी गेट्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ऑल दिस कमिटीज और ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस बिकम इनइफेक्टिव। तो ऐसा यस जो सर। कहते हैं कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये कभी होता नहीं है। तो मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना कि वो ये जो
जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट फंक्शन तब करता है जब जो है कोलिजन गवर्नमेंट हो। इसीलिए आप देखिएगा जो मनमोहन सिंह का 10 इयर्स का कोलिजन गवर्नमेंट था, उसमें एवरेज जो है जीडीपी ग्रोथ 8% के आसपास था। डिस्पाइट वो इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं था मनमोहन सिंह, क्योंकि डिसीजन सब ये होते थे, मतलब ये बाद में वो जाके फेल्ड हो गया गवर्नमेंट, इसीलिए पब्लिक वोट आउट कर दिया। पर वो ठीक है, ठीक है, आपका आपका पॉइंट भी ये भी आप दे सकते हैं। ये सब ओरिजिनल थिंकिंग होता है, ये आप कभी भी दे सकते हैं। और उनको दिस कमिटी शुड बी गिवन पावर टू एटलीस्ट समन करने का पावर होना है, कि ऑफिशियल को समन कर पाए। और यूएस यूके दोनों जो है वो लाइव टेलीकास्ट होता है कमिटी का फंक्शनिंग, ये आप पॉइंट दे सकता है कि यूएस यूके में दोनों लाइव टेलीकास्ट होता है कमिटी का फंक्शनिंग। दिस सर यूके में तो इनफैक्ट सीएजी इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। जब हम सीएजी कर रहे थे, अभी रिफॉर्म्स वगैरह देख रहे थे, हाँ, तो वहां पे तो पार्लियामेंट पार्ट का पार्ट। पार्लियामेंट भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते। हाँ वो, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मैंने बोला ना, सीएजी सीएजी नहीं है, सिर्फ अकाउंटेंट है। कंट्रोलर वो पब्लिक फंड का है ही नहीं कुछ भी, बस उस उनके वजह से सर एमपी होते हैं तो एटलीस्ट टेबल पे रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट होती है, लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने का मौका मिलता है। यस। हाँ सब चीज ऑडिटिंग वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कर सकते हैं ऑडिट पे हम्म, एटलीस्ट। कि क्या उनका ये है, ये भी सही है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बताइए। प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम ड्यूरेशन होती है क्या की रिपोर्ट को वो करने? नहीं, प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम टाइम ड्यूरेशन किसी चीज का नहीं होता। इनफैक्ट मैं उस दिन जुडिशियरी में बताया था ना, जब उसका नेम जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, कॉलेजियम जो है डिसाइड होके भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो तब भी उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है साइन करने के लिए। तो बहुत सारे जजेस लोग 2 साल से वेटिंग में है कि कब हमारा साइन होगा, कब हम जज बनेंगे। तो हम उस दिन बताया था ना, अल्टीमेटली ये जितने भी चेक्स एंड बैलेंसेस है, उसमें एग्जीक्यूटिव ही सबसे पावरफुल होता है। किसी ना किसी तरीके से वो सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है। बस हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए, मैं तो बहुत साल से न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना, मैं तो देखता हूँ कि ये जुडिशरी ये सब बस मतलब एंटरटेनमेंट के लिए है, इनका जजमेंट एंटरटेनमेंट के लिए है। यस सर, क्योंकि एक तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ना, इस वजह से हम्म काफी सारी चीजें नहीं नहीं हो रहती है। पाता है। हाँ। वो वो जुडिशरी का तो, जैसे जुडिशरी का एक जजमेंट है, इम्पोर्टेंट जजमेंट, सेंसेशनल जजमेंट, कि जो इलेक्शन है उसमें रिलीजन का कोई बात नहीं करना है। तो रिलीजन और कास्ट का कोई बात नहीं करना है। तो जैसे ही ये जजमेंट हुआ, ये तो मतलब कॉमेडी के लिए है ना, ये तो इसी पे इंडियन इलेक्शन होता है। कास्ट और रिलीजन हटा दो तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा ना इलेक्शन। तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ये भी हम लोग आंसर में लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए। वो लोग ही, वो 30 जो जजेस है ना, 34 वही लोग करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। तो ऐसे इंडिया में जैसे जुडिशरी जो है ना, वो अमेरिका में एकदम एक्सट्रीमली पावरफुल है, यूएसए में वो लोग तो प्रेसिडेंट ये सब का भी अगेंस्ट में, उनको कोई कोई चीज में वो लोग रोक देता है। और जो पार्लियामेंट जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है उसमें, यूके में। इंडिया में एग्जीक्यूटिव ही पावरफुल है, और सिर्फ मेजोरिटी चाहिए। द मोमेंट एनी पार्टी गेट्स मेजोरिटी, वो एज गुड एज डिक्टेटर हो जाता है। मोदी जी को आप देखिए ना, मोदी जी पूरा साल में 2 या 3 दिन ही पार्लियामेंट में दिखाई देगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इतना एक्सट्रीमली पावरफुल है, उसमें मतलब कोई चेक्स बैलेंसेस रहा ही नहीं। ही कैन डू एनीथिंग। और वो लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को भी वो लोग रिवर्स कर दे रहा है, कुछ भी कर सकता है, दे कैन डू एनीथिंग। तो यही है। Yes, sir. Prime Minister should be present in the Parliament when discussions and debates are going on. कुछ time period fix रहना चाहिए. हाँ, वो Uh, तो बस You're the face of government. पर ये तो बस ऐसे ही होता है। इनफैक्ट आपको पता है, जब कोविड हो रहा था तो कितना दिन ये घर पे रहना है, कितना दिन बाहर रहना है, ये सारा चीज भी पीएम ही डिसाइड कर रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री का भी कोई काम नहीं। तो वही है, पीएम वेरी पावरफुल, इंडिया में पीएम सबसे पावरफुल है। बस ऐसा लगता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस है, बट देर इज नो चेक्स एंड बैलेंसेस। पार्लियामेंट में आप देखिए, सारा ऑपोजिशन को बाहर कर दिया, आराम से बिल पास हो रहा है क्रिमिनल ये का।
तो वो तो कोई ये नहीं है ना, ये तो दैट इज नॉट ये डेमोक्रेसी का तो अच्छा एग्जाम्पल नहीं है ये। यस सर, इसलिए एटलीस्ट कहते हैं कि मेजोरिटी गवर्नमेंट इज स्टेबल बट नॉट नेसेसरीली एफिशिएंट। ये आप लिख सकता है, यस। मेजोरिटी गवर्नमेंट इज स्टेबल बट नॉट नेसेसरली एफिशिएंट, ठीक है, गुड। पार्लियामेंट शुड ऑलवेज डिस्कस द रिपोर्ट्स ऑफ दिस कमिटीज। अच्छा, इनका ये रिकमेंडेशन में लिख दीजिएगा कि पार्लियामेंट शुड ऑलवेज डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटीज, जो कभी होगा नहीं, पर फिर भी लिख दीजिए। और कॉन्करेंट ऑडिट को लाना चाहिए, जो ये में कॉन्करेंट ऑडिट शुड बी इंट्रोड्यूस। सीएजी जो है वो कॉन्करेंट ऑडिट करना चाहिए। सीएजी जो है सिर्फ रेगुलेटरी ऑडिट करता है। रेगुलेटरी ऑडिट का मतलब होता है मनी मनी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से स्पेंड हुआ है क्या, बस यही देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। ठीक है। ठीक है, फिर आप लोग का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है अभी। यस सर, सी सेट पे काम चल रहा है। क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर तो वही हो गया है ना। हाँ, सीसेट इतना डिफिकल्ट हो गया है नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए। प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो जो 3 मंथ्स है, 3 मंथ सफिशियंट होता है मेंस क्लियर करने के लिए। अगर आपका ऑप्शनल का कुछ पोर्शन भी ये है, तो प्रीलिम्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स इतना डिफिकल्ट है कि अगर आपका उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। आप फर्स्ट रैंकर को ही देखिए, जो इस साल का फर्स्ट रैंकर थी, वो भी 2 साल प्रीलिम्स फेल की, और सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में उसने प्रीलिम्स क्लियर किया। और जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर किया, ऑल इंडिया रैंक 1 आया। तो सोचिए उसका प्रीलिम्स का जो खेल है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, वो नॉलेज का कोई है ही नहीं, वो अलग अलग चीज का है। वो फर्स्ट रैंकर भी वो क्रैक नहीं कर पा रहा है पहला 2 अटेम्प्ट में, और 3 साल उसको लगे हैं प्रीलिम्स निकालने में। तो प्रीलिम्स पे भी फोकस कीजिए। अब बाकी मैं जो जो पॉइंट डिस्कस करता हूँ वो सबको आप नोट डाउन करते रहिए, तो आपका मेंस लिखने का ये अच्छा हो जाएगा। और मैंने बहुत सारा बुक पढ़ा है, तो मेरे पास थोड़ा एग्जाम्पल ज्यादा होता है, इसीलिए शायद मुझे पवेड में नंबर भी अच्छा आया। तो वो सब जो जो मैं बताता हूँ वो लिखिए। आज भी मैंने जो जो डिस्कस किया वो लिखिए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, ये कि द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज डिसाइडेड इन इट्स क्लासरूम। ये पिछले बार का ऐसे है 2021 का। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक नेशन का डेस्टिनी जो है वो उसके क्लासरूम में डिसाइड होता है। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही है। फिर कोई क्वेश्चन पूछिए, आप लोग का कोई क्वेरी होगा तो। आज 2 ही टॉपिक है मेरे पास। सर, अभी जो रीसेंट रिपोर्ट कल ही न्यूज़पेपर में आया था, जो कल भी मैंने डिस्कस करा था आपसे, सीएजी का जो फंडिंग वाला बजट एलोकेशन वो डिक्लाइन होता जा रहा है। ग्राफ वगैरह हम देख रहे हैं लगातार, हम्म। रिपोर्ट्स भी उतनी नहीं आ रही हैं। ये रिफॉर्म वगैरह में ये भी इंक्लूड करा जा सकता है, इश्यूज वगैरह। हाँ, फंडिंग जो है ना, फंडिंग जो है वो सच में नहीं आ रहा है। मेरे ऑफिस में वो मॉस्किटो कोयल भी नहीं है बहुत दिनों से, नहीं आ रहा है कुछ भी। तो पैसा तो आ ही नहीं रहा है ऑफिस में। तब हम लोग अपना अपना से मॉस्किटो कोयल सब कुछ अपने अपने पैसे से लगाते हैं। तो सीएजी एकदम मतलब भिखारी ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, बिल्कुल ही पैसा नहीं है उनके पास। और ये लोग सब ऑफिशियल लोग जाके बाहर से बहुत सारा पैसा कमा के आता है, पर ऑफिस का हालत मतलब ठीक नहीं है। तो फंडिंग डिक्लाइन है, ये भी आप लिख सकते हैं कि उनको एटलीस्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए सफिशिएंट फंड तो प्रोवाइड करना ही चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का क्या स्टेटस की उसका फंड ही नहीं। ठीक है, ये भी रिफॉर्म लिखे। तो जितना मैं डिस्कस किया हूँ इसको एक बार आप खुद अपने पेन से कॉपी से लिख लीजिए, और इसको 2-3 बार लिख के फेंक दीजिए। एवरी टाइम आपको यही लिखना होगा, यही हर बार लिखना होगा। सीएजी एक 1971, उसमें क्या क्या इश्यूज है, उसका क्या क्या सोल्यूशन है, केक को क्या क्या करना चाहिए, यही लिखना होगा। ये एकदम इजिएस्ट टॉपिक है, और हर साल 10 मार्क या 15 मार्क का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इससे। और कमिटी सिस्टम तो पता ही हो गया। कल हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है वो लॉस मेकिंग होता है, इससे आप एग्री करता है क्या? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर लॉस नहीं मेकिंग सर। ओनली? तो क्या एग्जाम्पल है आपके पास? ओएनजीसी, ओएनजीसी सर, भेल, हाँ, they are ओएनजीसी one of लॉस the मेकिंग। largest profit making. हाँ,
तो क्यों पब्लिक सेक्टर बैंकों, पब्लिक सेक्टर चीजों को गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइज करना चाहता है? आउट ऑफ मतलब 300 400 जितना भी पीएसयूज होगा, तो 200 तो लॉस मेकिंग होगा, लेकिन 200 प्रॉफिट मेकिंग होगा। पर हम लोग का ऐसा बिलीफ है ना कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो बिजनेसेस होता है, जो गवर्नमेंट पीएसयूज होता है, वो एफिशिएंट नहीं होता है, वो लॉस मेकिंग होता है, ऐसा बिलीव है। तो सोशल वो बिलीफ क्यों? सर। हम्म, क्या? नथिंग सर। नहीं, नहीं बताइए, मतलब ये जैसे प्रॉफिट मेकिंग आपने ओएनजीसी बोला, तो हम्म। मेरा ये है कि आप अभी भी जैसे कि इंस्टीट्यूशन देखिए, इंडिया में जितना भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो सब गवर्नमेंट ही है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जहाँ से मैं पढ़ा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यही सब इंडिया का फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है। और इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आप आईआईटीज है, आईआईएम्स है, ये सब गवर्नमेंट है। तो यही सब बेस्ट है। तो प्राइवेट तो क्वालिटी बना ही नहीं पाया ना कुछ भी इंडिया में। कोई प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कोई भी क्वालिटी वाला इंडिया में है ही नहीं। तो ये एक मिथ है जो जो लोग कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो लॉस मेकिंग होता है और एफिशिएंट नहीं होता है। इनफेक्ट आप इसरो का एग्जांपल देखिए। इसरो जो है इंडिया का सक्सेस स्टोरीज है। इंडिया को वर्ल्ड मैप में लाने में इसरो इसरो हेल्प किया है। तो वो जो है वो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही बेस्ट होता है अगर उसको हम लोग ऑटोनॉमी दे देते हो। जैसे आईआईटी आईआईएम का अपना ऑटोनॉमी है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होता है, पर फंडिंग गवर्नमेंट से आता है, करिकुलम गवर्नमेंट डिसाइड करता है, पर फंक्शनल ऑटोनॉमी देना चाहिए, तब जाके वो लोग एफिशिएंट हो पाएंगे। आप ये सब एग्जांपल दे सकते हैं, जितना भी इंस्टीट्यूट है इंडिया में हायर एजुकेशन का, सब गवर्नमेंट में ही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट सब बेकार होता है, जितना भी एमईटी ये सब लिख लीजिए, जो कुछ नहीं करता है वही प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब में जाता है। ठीक है, तो कल हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, फिर कल करेंगे डिस्कस दूसरा टॉपिक। यस सर। सर आज की क्लास ओके बहुत सर। अमेजिंग थी। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। हाँ यस सर। ठीक है, सर ठीक है। ठीक है, क्या मैंने करप्शन के लिए बोला इसीलिए क्या? सर करप्शन, जितना भी आपने सब कुछ सरकास्टिकली बोले, इतने नॉर्मल टोन में सब कुछ। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ठीक है, ठीक है। गुड गुड नाइट नाइट। सर। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल।